Hello students, welcome to all of you in my business studies class for class 12. Today we will discuss about our running chapter organizing, and the topic of the day is organizational structure. Students, organizing is a very important chapter, and the topic organizational structure is also very important. So we have to discuss this topic very carefully. First of all, we have to understand what is the meaning of organizational structure. If we talk about the meaning of organizational structure, it defined as network of job position, responsibilities and authority at different levels. Organizational structure is a type of structure in which we decide what is the job position of any particular personnel, what are the responsibilities of that particular personnel, and what are the authorities granted by organization for him. कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सनल के जॉब पोजीशन को डिफाइन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है और साथ ही साथ उसकी अथॉरिटीज़ के बारे में भी बताता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या अथॉरिटीज होने वाली हैं. इट स्पेसिफाइज द रिलेशंस बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का, उनके कार्यों का और उनके संसाधनों का, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, तीनों के बीच में एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोर ऑफ दिस टॉपिक. Organizational structure is a process in which we decide who is the person who have all the responsibilities and who is the person who have how many authorities. हमें जानना जरूरी है कि उस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसकी अथॉरिटीज क्या क्या हैं, वो किस पोजीशन पे काम करता है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं. हमने पहले ही डेफिनेशन में मेंशन किया है जॉब पोजीशन. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सीईओ होते हैं, सीओओ होते हैं, ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के जाने जाते हैं. उनकी पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी सारी अलग होती है. फिर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो उसमें जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी अलग होती है. और जब हम ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल पे आते हैं तो उनकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा सेटअप बनाता है जिससे हम ये पूरी तरीके से जान जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि एज ए एम्प्लॉई हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं और हमें क्या क्या काम करना है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है. इनफैक्ट हमें यह भी जानकारी हो जाती है कि हमें किसे रिपोर्ट करना, हु इज माई बॉस. आई कैन डिफाइन दिस बाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मैं किसके अंडर में काम करता हूं, मेरा बॉस कौन है और किसे मुझे रिपोर्ट करना है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉई को ये बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसे कहाँ काम करना है, किसके अंडर में काम करना है, किसे रिपोर्ट करना है और किससे उसको मोटिवेशन, किससे उसे रीइंफोर्समेंट, किससे उसे पनिशमेंट, डिमोशन, प्रमोशन, एवरीथिंग जो भी होने वाली है वो कौन करेगा. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक और टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जानना बहुत जरूरी है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. अक्सर हमने एग्जाम्स में देखा है कि ये एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या कई बार 1 मार्क्स में, 1 लाइनर्स में भी ये एग्जाम में देखा गया है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर. एक मैनेजर के अंडर में कितने भी सबऑर्डिनेट या कितने एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि एक एम्प्लॉई या एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है. एक मैनेजर या एक मिडिल लेवल मैनेजर या एक टॉप लेवल मैनेजर जो है उसके अंडर में कितने एम्प्लॉई कर सकते हैं और कितने लोगों से इफेक्टिवली वो काम करा सकता है. ये समझने की जरूरत है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत ये पड़ी कि एक लिमिट होती है, एक दायरा होना चाहिए कि एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम कर सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि एक मैनेजर के अंडर में 1000 लोग काम कर सकते हैं.
तो इसलिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है। लोगों को एक टीम में बांट दिया जाता है और वो टीम का एक बॉस होता है, एक सुपीरियर होता है। तो हम ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जानने की कोशिश करते हैं कि एक मैनेजर के द्वारा कितने सबऑर्डिनेट को डील किया जाएगा, और वो जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर मैनेजर को ही रिपोर्ट करेंगे, और उस सारे सबऑर्डिनेट्स की जो जिम्मेदारी है वो उस बॉस की, उस मैनेजर की होगी। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि एक मैनेजर के द्वारा कितने एम्प्लॉइज को हम डील कर सकते हैं, या कितने एम्प्लॉई इफेक्टिवली एक मैनेजर के अंडर में काम कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। As we discussed earlier in this lecture that organizational structure is very important topic for our board examination and for you in future also. So we must understand what are the importance, why we are discussing this topic in this chapter, and what is the importance of this topic. So first importance of this topic is better flow of communication. We must understand then what is the flow of communication. If we are going to discuss about the flow of communication, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी आसानी से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाती है या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है। मींस टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आती है या बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो बहुत बेहतरीन होगा। कोई भी सुपीरियर किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टारगेट को जब अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहेगा तो ईजिली फ्लो हो जाएगा, या कोई भी सबऑर्डिनेट अपने बॉस या सुपर बॉस को कोई भी चीज बताना चाहेगा तो इजीली उसके तक कम्युनिकेट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हियर। सेकेंड इंपॉर्टेंस, इट क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। We discuss in the definition that organizational structure define job position, responsibilities and authorities. So these responsibilities are taken from the definition कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबके जॉब पोजीशन को बता देता है कि आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, एंड इफ योर जॉब पोजीशन इज डिफाइंड देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज योर अथॉरिटी इज ऑल्सो डिफाइंड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता देता है कि आपका काम क्या है, किस काम के लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा, वो आप समझते हो बेहतर तरीके से। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है। वी कांट से दैट कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइक सेम वे। सभी लोग एक तरीके से काम नहीं करते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको देख करके हम समझ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ काम करने का तरीका क्या। एक छोटा सा बहुत ही जनरल एग्जांपल मैं आपको लेना चाहूँगा। हमारी और आपकी फैमिली में भी ये चीज़ें होती हैं। किसी की फैमिली में फादर की बहुत ज़्यादा चलती है तो फादर उस फैमिली का ऑल इन ऑल होता है, तो उनके यहाँ अलग स्ट्रक्चर है। किसी की फैमिली में मदर की ज़्यादा चलती है तो मदर उस फैमिली की ऑल इन ऑल होती हैं, तो वो उनका अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि पैसा अर्न कौन करता है, डिपेंड ये करता है कि फैमिली चलाता कौन है। इसलिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल क्या है हम उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं। आप वर्किंग स्टाइल देखना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख सकते हैं, आप बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जहां से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In a business organization, there are three important terms: human resources, physical resources and financial resources. और जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलेगा तब तक हम अपने अपने टारगेटेड जो गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपने टारगेटेड गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ही होगा। एंड फॉर दैट कोऑर्डिनेशन वी मस्ट फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, आवर लास्ट इंपॉर्टेंस,
clearly defines level of management. Level of management, student, very important topic. So organizational structure also defines the level of management. जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से ये पता चल जाता है कि हु इज़ द पर्सन ऑन द टॉप लेवल, हु इज़ द पर्सन ऑन द मिडिल लेवल एंड हु इज़ ऑन द बॉटम लेवल. And we must understand this also, what is my position as an employee, as a personnel, as a person, on which position I am working. This is defined by organizational structure. So these 5 importance are very important, and I hope you all understand very well this discussion. Watch this lecture again and again, and if you face any problem you can contact me. Thank you so much.